अदाबर से बहुत दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि खंबे से लटकती पतंग की जो डोर होती है, धाती डोर, उसको छू के एक बच्चा मासूम आज अपनी जान दे बैठा। कुछ रोज़ पहले हमारे एक मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ये फरमाया था, जब उनसे कहा गया था कि आप बसंत वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ईद उल अज़हा पे भी तो बहुत से लोगों की जान चली जाती है हादसाती तौर पे, तो क्या ईद उल अज़हा भी बैन कर दी जाए? ये वही मिनिस्टर्स हैं जो कि नहायत गैर ज़रूरी, गैर अहम और बिला वजह की फजूल गुफ्तगू करते करते वो बयानात देते हैं, ये सोचते भी नहीं कि क्या कह रहे हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या अपने घरों में इस किस्म की बातें करते हैं? क्या अपने बच्चों के सामने बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? क्या अपने बच्चों से कहते हैं मैं तेरे बाप का नौकर नहीं? क्या अपने बच्चों से कहते हैं, खैर छोड़िए मैं कौन होता हूँ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला, लेकिन मैं सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ पंजाब हुकूमत से कि अगर बसंत मनानी है ज़रूर मनाइए, लेकिन एक महज़ब तरीके से। और महज़ब से मेरी मुराद ये नहीं है कि वहाँ बसंत में क्या होना है। भाई मेरे हिसाब से नाचें गाएं जो करना करें, उससे मैं कौन होता हूँ किसी का को जज करने वाला। लेकिन महज़ब तरीका मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपने पतंगबाजी की इजाज़त देनी दीजिए, लेकिन महदूद इलाकों में, मखसूस इलाकों में, हर मोहल्ले में, हर जगह जहाँ पे कोई मैदान हो वहाँ इजाज़त दीजिए कि उसके अलावा कहीं से पतंग नहीं उड़ेगी। और वहाँ आने वालों के लिए डोर वहीं बेची जाए, आप अपनी डोर नहीं ला सकते। वहाँ कंट्रोल्ड दुकानों से डोर बेचिए, कंट्रोल्ड दुकानों से पतंग बेचिए, इंशाअल्लाह ताला कोई फजूल हादसा नहीं होगा और ये मामला सही से बसंत मनाए। अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि आप वो रातों को पार्टियाँ, ढोल, फायरिंग, छतों के ऊपर नाच गाना और साथ में पतंगबाजी, तो भाई आज का जो वाक़या है उससे कुछ सबक सीख लीजिए और कोशिश कीजिए कि ना हो। जिस बच्चे की जान चली गई, बहुत हाथ जोड़ के आजी से हम उसके घर वालों से ताज़ियत करते हैं, दुख करते हैं। अल्लाह ताला बच्चे की मग़फ़िरत करे, घर वालों को हिम्मत दे। काश कि हमारे मिनिस्टर उस बच्चे के वालिदैन से पूछ सकते कि भाई बसंत होनी चाहिए कि नहीं। बहरहाल आज का मौजू दरअसल ये ना था, लेकिन बात ऐसी थी कि इब्तिदा करना उससे ज़रूरी था। आज के मौज़ूआत अहम हैं। बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर हमें एक वीडियो मिला हमारे एक दोस्त का, वो आपको दिखाएंगे कुछ देर में। साथ में PIA अपने कारनामों पे वैसे ही डटी हुई है जैसे हमेशा डटी रही, उसकी बातें करेंगे। लेकिन इब्तिदा करते हैं सिंध से। कराची में सिंध हुकूमत ने किया ये दोस्त, मेरे कागज़ात जो हैं आगे पीछे हो जाते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें साथ करने की कोशिश करता हूँ। सिंध हुकूमत ने वज़रा मशीरों, ख़ास मवानीन, स्टेट ऑफिस और निगरान सेल समेत सेक्रेटरीट के लिए करोड़ों रुपए का एजाज़िया जारी, यानी ग्रांट करोड़ों रुपए की। अब बात यह है कि जबकि मुल्क में हर जगह तंगी है, ये कहा जा रहा है कि भाई अखराजात को कंट्रोल करो, अखराजात को देखो, वहाँ सिंध हुकूमत की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। और वो पोजीशन ये है कि सिंध हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ECL पे है, किसकी GIT है, कौन कितना बदनाम है, कौम किसके बारे में कितना वावेला कर रही है, वहाँ सिंध में किस किस्म की भूख और मुफलिसी है। हमारे एक और सूबे में भी भूख और मुफलिसी है, लेकिन उस पर कह सकते हैं भाई वहाँ रिसोर्सेज की शायद कमी है, बंजर ज़मीन है, हालात मुश्किल हैं। लेकिन सिंध, कराची एंड अपवर्ड्स बहुत रिसोर्सफुल सूबा है, वहाँ पे लोग भी रिसोर्सफुल हैं। लेकिन वहाँ पे एक सियासी जमात ने पिछले 50 बरस में उस सूबे के साथ साहब वो किया कि गुर्बत की नए कायम की। और गम ये होता है कि उन लोगों को गरीब होने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ बिला वजह इस एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामों की वजह से वो सूबा इतना पसमानदा है, बिला वजह का पसमानदा है। और कराची, हैदराबाद जो उसके क्या पाकिस्तान का दिल थे वो शहर, कराची पाकिस्तान की जान था, रुपया पैसा कमा के देता था, कल्चर मेल्टिंग पॉट कहते थे उसको, भाई सब कल्चर दुनिया भर से लोग आते थे। मैंने अपनी याददाश्त में कराची का वो ग्लोरी देखी है कि जिसके ऊपर साहब वाह वाह। वहाँ सिंध हुकूमत भूख मुफलिसी के आलम में प्रोटोकॉल सेल यानी VIP मूवमेंट वगैरह प्रोटोकॉल, भाई सर साईं माई बाप के लिए 1,12,50,000 रुपये जारी किए गए। ये सिंध वही है जहाँ पे स्कूलों में बच्चे नहीं हैं और बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, भूख है, मुफलिसी है। 1 करोड़ रुपए
कुछ लोगों को एक दिन का खाना खिला देते तो शायद को दुआ लग जाती और ज़रदारी सराब के ख़िलाफ़ जो केसेस बन रहे हैं शायद वही ख़त्म हो जाते हैं। महकमा सर्विस सेक्रेटरीट के लिए 8 करोड़ 25 लाख, सिंध काबीना के वज़रा के लिए 1 करोड़ 70 लाख, मुशीर मावन खसूसी के लिए 1 करोड़ 17 लाख। और ये जून 2018 में भी ये ग्रांट्स दी गई थी, ये दूसरी बार दी गई हैं। सिंध हुकूमत से मेरा सवाल ये है कि मेरे दोस्तों, क्या मजाक है? किस बुनियाद पे किस ढिठाई के साथ ये पैसा ज़ाया किया जा सकता है? वहाँ जहाँ थर के ऊपर इतनी बात होती है कि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये वही सूबा है जहाँ पे पानी नहीं है, पानी है सॉरी पानी है, पानी ज़ाया किया जाता है। ये वो सूबा है जहाँ पे कत्ल गारत हो रही है। कराची वो शहर है जिसको न जाने किसकी आखिर नहीं, ये तो हमें पता है किसकी नज़र लगी, हमें ये भी पता है कि किसकी कार्रवाई है, लेकिन जिनकी कार्रवाई है मुझे नहीं समझ में आता वो किस ढिठाई के साथ सिंध और कराची खसूसी तौर पे उसके साथ ये कारनामा कर सकते हैं। जिसके पास थर के हालात हों, जिसके पास कराची के हालात हों, बीमारी है, परेशानी है, वो ये प्रोटोकॉल के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे में तो कोई बाज़मीर हुकूमत होती तो वैसे ही इस्तीफ़ा दे देती। क्या अवाम का सियासी लीडरों पर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है? इस पर थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा आज का सबसे अहम मौजू यही है कि क्यों एक आम पाकिस्तानी को अपने लीडरों से गो के कुछ को अकीदत है, लेकिन खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनको अकीदत है वो बेशऊर हैं, लेकिन माज़रत के साथ हर बाशऊर पाकिस्तानी अब इन लीडरों से नफ़रत कर रहा है, सवाल कर रहा है, मुतनफ़र हो चुका है, पूछ रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों कर रहे हो मेरे साथ। वो ये पूछ रहा है पाकिस्तानी कि किसने मेरे साथ ये गज़ब किया। लेकिन वो गज़ब क्या किया उस पर मैं एक लम्हे में आऊँगा और उस गज़ब से निपटना कहते हैं, उससे बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस साहब ने बिजली IPPs की बात की। IPPs के साथ जो मुआहदे उन्होंने फरमाया कि हमारे गले का फंदा बने हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस की मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद रहती है। और ख़ास तौर पर लाहौर में एक अनोखा तरीका अपनाया गया है लोड शेडिंग का, और मैं भी उसका विक्टिम हूँ। जिस इलाके में ये कारनामा होता है, खैर हो सकता है बहुत से इलाके में होता, लेकिन मैं भी उसका एक अफेक्टेड शख्स हूँ। एक हमारे जो पब्लिक वॉइस है, एक तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे आता रहता है, उस पर अगर आपको वीडियोज़ भेजें, ऐसे आप बहुत सारे मैसेज भेज रहे हैं, लाइव कॉलिंग करते हैं, मैं नहीं उठा पाता, अगर कोई वीडियोज़ भेजें तो इंशाल्लाह शो में शामिल करेंगे। एक वीडियो ऐसा ही बिजली के मामले में हमारे एक दोस्त ने भेजा, देखिए ज़रा। ये प्रोग्राम के तवसत से एक इशू डिस्कस करना चाहता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी होप्स को बहुत हाई किया हुआ है अब, लेकिन बेचारे वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ को तो नहीं टेकअप कर सकते हैं, बट सिर्फ एक फ़ोन कॉल या एक आंख का इशारा कर दें तो ये बदमाशी ख़त्म हो सकती है। वो बदमाशी क्या है जी कि आई लिव इन डिफेंस नियर भट्टा चौक। यहाँ पे पिछले कोई 8-10 साल से एक इशू आ रहा है, लगता है कि आपके प्रोग्राम से शायद इसको उछाला जा सकता है। यहाँ पे वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसे चूज़ करते हैं कि बिला वजह बिजली बंद कर दी जाती है सुबह 8 बजे और दोपहर को 3-4 बजे आती है। और आपको खुद अंदाज़ा होगा, पूरी आवाम इस चीज़ को समझती है कि बिजली ना होने की वजह से क्या क्या इश्यूज़ उनको दरपेश हो सकते हैं और होते हैं। बिजली बंद हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है और आवाम हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है, और जब इनको कॉल की जाए तो सिर्फ बदमाशी ये दिखाते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऑयल चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स की सर्विस की जा रही है। कोई 8-10 साल हो गए हैं, यही देखने में आता है कि हर सीज़न में, हर गर्मी में ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, पता नहीं कौन सी सर्विस कर रहे होते हैं। प्लीज़ इसको ज़रा टेकअप कीजिए जनाब। आई होप ये ऊपर तक आवाज़ जाएगी हमारी। ये बड़ा अहम खेल है और मज़े की बात यह है कि ये PTI का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये एक अरसे से हो रहा है। मैं लाहौर में तकरीबन 4 बरस से रहता हूँ और जब से मैं जिस इलाके की बात कर रहे हैं मैं भी उसी फीडर के अंदर आता हूँ, और मैं आपको गवाही दे सकता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन, अक्सर 2 दिन, अमूमी तौर पे पीर और बुध का दिन होता है, जब ये सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे बत्ती चली जाती है, और जब भी मगरिब हो, सर्दियों में जल्दी मगरिब होती है और गर्मी में लेट, अंधेरे से कुछ देर पहले ये बिजली वापस आ जाती है। इसकी कहानी क्या है, इस पर और रोशनी डालेंगे। मोटी किताबें लिए बैठा हूँ आपकी खातिर, अभी इससे बात करते हैं। पहले एक छोटा सा वक्फा ले लिया। अब वक्फा बहुत छोटा सा है, जल्दी से हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, हम बात को कंटिन्यू करेंगे।
IPPs का मसला क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के ज़माने में 90s में ये ईजाद किया गया। जब बिजली की शॉर्टेज थी उन्होंने कहा कि भाई ये बिजली के इंडिपेंडेंट लोग आएँ, अपने प्लांट्स लगाएं और बिजली हुकूमत को बेचें। और वो जो बिजली के पावर प्लांट्स थे उनके पास साथ में खासे 5 सेंट पे सौदा किया गया, जो उस वक्त बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में बहुत महंगा था। और उसके ऊपर नैब केसेस चले, बाद में एहतसाब के केसेस चले। मियां नवाज शरीफ साहब जब उसके बाद हुकूमत में आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटा दिया गया, तो पूरा एहतसाब IPP से चला। और मुझे याद है बहुत से IPP जो हैं उनको जंग लग लग के सड़ गए थे और बर्बाद हो गए थे और बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। उस ज़माने में क्लेम ये किया जाता था कि अगर ये IPPs लगा देंगे तो हम हिंदुस्तान को बिजली बेचेंगे, हमारे पास इतनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी। खैर वो तो कभी ना हुआ, लेकिन पाकिस्तान के पास बिजली ख़त्म हो गई। वो प्रोजेक्ट सही थे नहीं थे मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि इस वक्त जो मामला है वो यूँ है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो 2 पैसे चार्ज करते हैं। मतलब मैं इस पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने किसी एक्सपर्ट से समझा है, आपकी खातिर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, यानी कि मेरे पास अगर 1 गीगावाट या 1000 किलोवाट की कैपेसिटी, सॉरी मेगावाट की कैपेसिटी है, अगर 1000 किलोवाट में मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं वो कैपेसिटी के पैसे आपसे हुकूमत से चार्ज करूँगा। ठीक है जी। तो उसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं 1000 किलोवाट बना सकता हूँ तो मैं समझे 1 रुपया किलोवाट, ऐसी नंबर है, तो वो 1000 रुपये तो आप मुझे देंगे ही। उसके बाद जो मैं प्रोड्यूस करूँगा बिजली किलोवाट आवर के हिसाब से, उस पर भी मैं आपसे चार्ज करूँगा। यानी मेरे पास कैपेसिटी 1000 किलोवाट की है, मैंने 800 किलोवाट जनरेट किया जो आपको दिया, उसके मिसाल के तौर पे 2 रुपये के हिसाब से चार्ज करूँगा, तो ये 3000 रुपये का मैंने बिल आपको पकड़ा दिया। अब हमारे पास जो कंबाइंड पावर परचेसिंग अथॉरिटी है, CPP है, उसने ख़रीदा और ख़रीद के उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को दे दिया, जिसमें कि हेस्को है, लेस्को है, केस्क है, सॉरी के इलेक्ट्रिक है और वगैरह वगैरह, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला, बहुत सी कंपनियां हैं, उनको दे दिया। उन्होंने आगे सारिफीन को दिया। अब समझिए 100 यूनिट ख़रीदे गए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को दिया गया। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने जहमत नहीं की डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को बेहतर करने की, उसका नतीजा ये हो रहा है कि तकरीबन 20% लॉसेस में ज़ाया हो जाता है, वो गायब हो जाता है हवा में। बिजली की तार की क्वालिटी ख़राब है, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी ख़राब है, वगैरह वगैरह में वो ज़ाया हो गया। तो अब क्योंकि आपने समझिए 100 रुपए के 100 यूनिट ख़रीदे, 100 यूनिट भेजे, सारिफ के पास 80 यूनिट पहुंचे, 80 की बिलिंग हो रही है, 20 हवा में गायब हो रहा है। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं वो पैसा रिकवरी नहीं करती, यानी कि उन्होंने 10 रुपए की बिजली बेची, 10 रुपए की बिजली दी, वो रिकवर नहीं करा पाए, उनको 2 रुपए की खाली रिकवरी, 8 रुपए गए गायब। वो दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा, क्योंकि IPP जो हैं बहुत से जो हैं वो इंपोर्ट किए हुए कोयले पे या फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं, जो कि दोनों बहुत महंगे फ्यूल्स हैं। डॉलर महंगा हो गया वगैरह, और वैसे भी बहुत महंगे फ्यूल हैं, ईंधन बहुत महंगा, तो बिजली यूं ही महंगी पड़ रही है। क्योंकि ये बहुत से IPP, मैं सबको नहीं, कुछ IPP जो हैं वो समझ ना 2 नंबरी से बने, 2 नंबरी के ठेके, वो जल्दी जल्दी में, नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था बिजली लाने का, जल्दी जल्दी में जो हाथ लगा उस पर उन्होंने ये प्लांट्स खड़े किए और बोझ डाल दिया। अच्छा, अब क्योंकि बिजली हो गई बहुत महंगी, हुकूमत के बस में नहीं इतनी महंगी बिजली बेचना, क्योंकि अगर मैं बिल देता हूँ, एक तो वो जो देता नहीं, एक मैं जो देता हूँ, तो इसका बोझ भी मेरे कंधे पे, वो जो महंगी बना रहा उसका बोझ भी मेरे कंधे पे। तो मुझसे वो अगर 10 रुपये चार्ज करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, तो मुझसे 6 करते हैं, 4 की सब्सिडी। मैं ऐसी नंबर्स बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 4 की सब्सिडी, वो 4 हुकूमत अपनी जेब से देती है। एक तो नुकसान हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, रिकवरी नहीं हुई वो अलग, और उसके बाद सब्सिडी। अब क्या बिजली में सब्सिडी होनी चाहिए? जी हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली आपने और महंगी की तो वैसे ही ये फंदा यहाँ अटका हुआ है, सांस मुश्किल आ रहा है और सांस नहीं आएगा, और ये कौम कहीं सिसक के ऐसे औंधे न हो जाए। तो ये जो सब्सिडी है इसको नहीं कम कर सकती, लेकिन ये हुकूमत कम करेगी, और क्योंकि IMF जोर डाल रहा है, वो एक अलग बहस है। अब ज़रा ये चार्ट स्क्रीन के ऊपर लाइए, जिसमें आपको लॉसेस की डिटेल दिख जाएगी। ये एक किताब है, पाकिस्तान एनर्जी इश्यूज़,
सक्सेस इंचार्ज सैयद अख्तर अली साहब की, जो कि एक्सपर्ट हैं, इनकी किताब से मैंने इक़्तिबासात लिए हैं। और हुकूमत की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, हुकूमत की नहीं है लेकिन रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2017। इसका डेटा है मोटा मोटा, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 35% हैं, इस्लामाबाद के सिर्फ 9% हैं तकरीबन, गुजरांवाला के 11 हैं, फैसलाबाद के 11 हैं, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई 14 मुख्तलिफ हैं। जो सबसे ज़्यादा बिजली ज़ाया कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, पेशावर, पीटीआई की हुकूमत पेशावर याद है ना आपको, क्वेटा 20% पे है, सेप्को 38% पे है, हैदराबाद इस वक्त 27% पे, के इलेक्ट्रिक 24% पे। ये वो है, अगर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, ये वाला ग्राफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वाला, ये वो है जो कि ज़ाया किया जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली हैदराबाद, कराची, सेप्को कौन है मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेटा और पेशावर, ये इस कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। अब दूसरा है जी रिकवरी, सॉरी सेप्को सक्खर है, हाँ ऑफ कोर्स, सिंध, हैदराबाद, कराची, सक्खर, क्वेटा, पेशावर, ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसके लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इन पर कोई जोर नहीं डाला वाला। कराची, खैर मैं किसी का नाम दूंगा नाराज़गी हो जाएगी, मैं यहीं छोड़ दूँ बात को। मैं रिकवरी रेट उसका चार्ट लगा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। रिकवरी रेट इस्लामाबाद 99%, ठीक है जी, गुजरांवाला 97%, फैसलाबाद 100.06%, लाहौर 95%, मुल्तान 102%, यानी कि डेटा कह रहा है। जहाँ सबसे ज़्यादा या सबसे कम रिकवरी रेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिलिंग में गायब हो रहा है पैसा भाईजान, वो है हैदराबाद, 78% रिकवरी है, और नुकसान जो है वो तकरीबन समझ लिए कितना हो गया, 22 का। वो सक्खर सिर्फ 57% रिकवर करता है, और पेशावर 88% करता है। तो पेशावर, हैदराबाद और सक्खर, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनकी रिकवरी भी सबसे कम है। ये वो हैं कि जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, और ये वो हैं जिनकी रिकवरी भी सबसे कम है। अब सवाल ये बनता है कि इसके साथ क्या किया जाए। जो करना है वो तो वाज़ेह है, लेकिन जिन्होंने करना है, क्या उनके पास वो मजाल या वो ताकत है कि वो कर सकें जो करना है? जब तक हम गलत जगह सब्सिडीज देते रहेंगे, जब तक नालायकी को एक मजाक समझ के एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो काम कैसे चलेगा। आज एक बहुत अच्छी खबर जिसमें मैं वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के दोनों के जो सरबराह थे उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया। कुछ दिन पहले का आपको याद हो कि जो रेट और वो सारा कन्फ्यूजन था, उस पर खान साहब ने उनकी रिपोर्ट मंगवाई थी कि मुझे बताया जाए क्या हो रहा है। उस रिपोर्ट, जहाँ तक मेरे ख्याल है मुबैना तौर पर, उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर या जो तहकीक की गई इन दोनों इदारों से, वज़ीर आज़म ने सीधा स्टैंस लिया, दोनों इदारों के सरबराह को नौकरी से मुअत्तल कर दिया। उन्होंने क्या किया था भाई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वज़ीर आज़म ने किया उसके लिए सलाम है उनको, क्योंकि इसी किस्म का तगड़ा एक्शन चाहिए। मैं इसको लफ्ज़ एहतसाब इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने क्या गलती की, कोई बेईमानी की नहीं की, हो सकता गलती से हुआ, हो सकता बेईमानी से हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन चाहे गलती थी चाहे बेईमानी थी, दोनों सूरतों में नालायकी थी, दोनों सूरतों में नाअहली थी, दोनों सूरतों में गलत हुआ, क्योंकि नुकसान सिर्फ एक कंज्यूमर का, मेरा या आपका नहीं है। मेरा आपका नुकसान बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का नुकसान है। हम पाकिस्तान की जड़ें हिला देते हैं, हम पाकिस्तान की जड़ें आने वाली दहाइयों के लिए, क्या सदियों के लिए उड़ा देते हैं। एक बच्चा जो पाकिस्तान से नाउम्मीद हो के आज चला जाता है, वो फिर 60-70 साल कभी वापस नहीं आता। तो हर एक शख्स जो नाउम्मीद होता है, जो नुकसान होता है, कारोबार बंद होता है, उसके ना समझिए कि ऐसे गुजर गया, ना, ये बहुत लंबा नुकसान है। अब जो बात मैंने की थी कि क्या, बल्कि नहीं क्या कि यकीनी तौर पे हमारी आवाम जो है लीडरों से मुतनफ़र हो रही है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास मंडी बहाउद्दीन से एक वीडियो आया, जल्दी से वो देखें फिर वक्फे की तरफ जाएंगे। ये मंडी बहाउद्दीन
की एक वीडियो है। मंडी बहाउद्दीन सिर्फ एक इलाका है, ये ना समझें कि सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में यूनिक है ये कचरा और गलाजत। कराची में तो जगह जगह ढेर लगे हुए गलाजत के कचरे के, कोई उठाने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वहाँ सिंध की हुकूमत जो है वो प्रोटोकॉल के लिए 1.25 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। ये अगेन पब्लिक वॉइस किसी ने हमें ये वीडियो भेजी है। ये वजह है कि हम पाकिस्तान के अवाम माजी के लीडरों से मुतनफ़िर है और मौजूदा लीडरों से परेशान है। परेशानी क्या है उस पर तसल्ली से गुफ्तगू करेंगे। पहले एक छोटा सा वक्त है। चीफ जस्टिस साहब ने ऑरेंज लाइन की ये बात की और ये कहा कि भाई ये पंजाब को तोहफा ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब के या पंजाब के जो लीडरान हैं इस वक्त के, वो मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं इस मामले में कि क्या चीज़ अच्छी सब्सिडी और बुरी सब्सिडी, उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है। अलीम खान साहब ने आज सब्सिडीज़ के बारे में एक बात या ऑरेंज लाइन के अखराजात के बारे में बात की, ज़रा वो दिखाइए प्लीज़। मुझे याद नहीं आ रहा, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे याद कराई कि PIA को पिछले साल कितना हमने सब्सिडी दी थी, अगर वो ऑफ द मेरे ख्याल था कुछ 44 बिलियन रुपए की थी। वो उनको जायज़ लगती है और गरीब आदमी की जो ट्रांसपोर्ट है 120 बिलियन। हाँ अरे इसमें बात करने की ज़रूरत ही ना, ये तो बड़ा आसान है। असद उमर साहब की जो एक वीडियो है ज़रा वो चलाई। is not very well educated, उसको बोल दिया 4 बजे अच्छा आपका तो टिकट नहीं है लास्ट मिनट पे। यार खुदा का वास्ता गेट समबडी सीनियर इन। दिस इज व्हाट आई टोल्ड योर एयर मार्शल। मैंने 17 बिलियन रुपीस आपको रिलीज करके दिए पिछले महीने। मैंने आई टोल्ड देम आई एम सिंकिंग दिस इनटू अ ब्लैक होल। खुदा का वास्ता है, गेट समबडी सीनियर इन हियर एंड टेल समबडी टू डील विद द सिचुएशन। कलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अगर मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस करता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया का वीडियो करना हूँ, मैं कहूँ ओ यार खुदा का वास्ता, यार अल्लाह का वास्ता, यार कुछ करो खुदा का। ये मिनिस्टर साहब किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है। मिनिस्टर साहब कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए उसमें एक लम्हे में अभी आता हूँ कि 17 बिलियन रुपए ने रिलीज़ किए PIA को मार्च में, कहते हैं मार्च में, ये जब भी इन्होंने फरमाया कि रिलीज़ किए। लेकिन ऑरेंज लाइन क्योंकि उसमें सियासी इख्तलाफ है, हालांकि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि भाई ये पंजाब को तोहफा है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि गरीब के लिए जो भी काम किया जाए उस पर जितनी सब्सिडी देनी है वो दीजिए। बिजली के लॉसेस की सब्सिडी, अपने लॉसेस को कम कीजिए, इन सब आवाम से उसका बोझ ना उठवाइए जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ज्यादती है। अगर गैस में आपके लॉसेस हैं, आवाम का कसूर नहीं है। स्टील मिल में जो आपने हशर किया हुआ वो आपका कसूर है। आप उसको काबू कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। PIA में जो आप कर रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन भाई अगर रेलवे में सब्सिडी दे रहे हैं, खुदा का वास्ता दीजिए। अगर आप बस में जो आम गरीब आदमी ट्रांसपोर्ट में करता है सब्सिडी दे रहे हैं, दीजिए। अस्पताल में सब्सिडी दे रहे हैं, दीजिए। ये वो सब्सिडीज हैं जो गिनवा के अपने आप को छोटा मत कीजिए। 120, अरे साहब 130 बिलियन रुपए की सब्सिडी दीजिए, क्योंकि गरीब आदमी इसके ऊपर सफ़र करती है। अगर गरीब आदमी, आप तो सरकार की मर्सिडीज़ और टोयोटा और होंडाओं में फिरते हैं, आपको क्या, वो तो सरकार के पैसे की है। गरीब आदमी जो बेचारा चिंची के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर, कभी देखा है आपने किस तरह एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग बैठे हों? इंटरनेट पे बड़ी तस्वीरें पड़ी हुई हैं और लाहौर की खास तौर पे बहुत तस्वीरें मिलेंगी, रोज़मर्रा का ये देखने को मिलता है कि एक बेचारा मोटरसाइकिल पे ऐसे करके यूँ बैठा हुआ होता है, उसके आगे एक बच्चा होता है, उसके पीछे 2 ख़वातीन होती हैं, एक औरत बेचारी ऐसे बैठी होती है, एक साइडवेज बैठी होती है, एक बच्चा यहाँ। 3-4 लोग अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर वो इज्जत से ट्रैवल कर लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं साहब, आपको ये सब्सिडी बुरी लग रही है, PIA की सब्सिडी बुरी आपको नहीं लग रही। और असद उमर साहब, ये जो आप करें ना, खुदा का वास्ता, ऐसे काम नहीं चलता। वज़ीर आज़म साहब बार बार मलेशिया, सिंगापुर और उन ममालिक की मिसालें देते हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की की। सिंगापुर में सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो पायलट्स एसोसिएशन थी, स्यापा, हम स्यापा कह, लेकिन SIAPA, उसने 1980 में
ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की और ये कहा कि जी जिन हालात में हम काम कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है और हमारी तनख्वाह को 30% बढ़ाया जाए। उन्होंने हड़ताल का तरीका क्या अपनाया? उन्होंने कहा कि जी हम बस उतना काम करेंगे जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उसके अलावा हम काम नहीं करेंगे। ये बहुत अहम बात है। उन्होंने एहतजाज का ब्लैकमेल किया हुकूमत को कि जो हमारे मुआहदे में लिखा गया काम है हम बस उतना करेंगे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। बड़े अहम है। ये कोई 3 या 4 हफ्ते ये बहस चलती रही और उसके बाद ली कुआन यू मरहूम, जो कि सिंगापुर के बानी हैं, मॉडर्न सिंगापुर के, वो किक इन किए और उन्होंने उनसे निगोशिएट किया। उसके बाद उन्होंने खिताब किया ली कुआन यू ने। ज़रा वो सुनिए उन्होंने क्या कहा, किस तरह कहा, किस लहजे में कहा। और असद उमर साहब का वो खुदा के लिए यार, खुदा का वास्ता यार, खुदा के प्लीज़ यार देखो यार। और ज़रा सुनिए सिंगापुर बनने के लिए ली कुआन यू को 1980 में क्या रवैया रखना पड़ा, जरा देखिए। I can tell you that when I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV. I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous, able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them 2 choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. ये है तरीका जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनाया है। क्या जुमला है? मैं तैयार हूँ इस एयरलाइन को ग्राउंड करके दोबारा से शुरू करने के लिए। इन्होंने फरमाया कि ये बातचीत मैंने टीवी पे बयानात पे नहीं दी, मैं उनके सामने बैठा ताकि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें मुझ में कितना दम बाकी है। उन्होंने कहा कि जो सिंगापुर को रूल करेगा, मैं या मेरे बाद, उसमें दम होना चाहिए कि जो शख्स भी सिंगापुर की तरक्की के आगे आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा 65 मिनट में उनको समझ में आ गया, क्योंकि जानते थे कि मुझसे, उर्दू का लफ्ज़ है, पंगा लिया अगर तो अच्छा नहीं होगा। वो जानते हैं कि मैं एयरलाइन को बंद कर दूंगा, नई एयरलाइन बना खड़ी कर दूंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और ब्लैकमेल वो क्या कर रहे थे? ड्यूटी से ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने जो स्वी गैस के साथ दोनों सरबराहों के साथ किया है, वो मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है कि PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, रेलवे, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में खड़ा है, ली कुआन यू की तकरीर सामने रखिए, रोज सुनिए और उनको भी सुनाइए। अगर 65 मिनट में उनकी समझ में ना आए तो खान साहब, तारीख़ ने आपको एक सादा कागज़ दिया है और कलम दिया है, आप पाकिस्तान की तकदीर लिख सकते हैं। इस वक्त आपके पास वो मौका है
जो शायद माजी में सिर्फ और सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ को मिला था एक अरसे के लिए, वो ज़ाया करके चले गए। लेकिन ये 2018 में इमरान खान को वो यूनिक मौका मिला है कि 22 करोड़ अवाम की दुआ, 22 करोड़ अवाम का अच्छा मुस्तकबिल बना जाए। मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से कि जिन ममालिक की वो मिसालें देते हैं उन मिसालों में से ये मिसालें सामने रखें। मैं एक आध दिन में महातिर मोहम्मद की भी आपको एक आधी कोई तकरीर सुनाऊंगा जिस तरह वो डील करते हैं। मैं आपको एक आधी मार्गरेट थैचर की भी सुनाऊंगा, वो जिसे आयरन लेडी कहा जाता था। पाकिस्तान को इस वक्त एक आयरन फिस्ट चाहिए। पाकिस्तान को ये हल्का फुल्का मिजाज नहीं चाहिए। माजी में किसने चोरी की मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुस्तकबिल सामने है और मुस्तकबिल के लिए जो शख्स पाकिस्तान की तरक्की के बीच में आएगा, उड़ा दीजिए सरकार, उसको रास्ते से हटा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता उसको बंद कर दें, लेकिन उसको उसकी जगह से हटा दें। जो पायलट है, जो CEO है, जो MD है, जो भी शख्स इस वक्त 130% एफिशिएंसी पे नहीं चल रहा, उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाए। उसका वहाँ होना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है। मैं एक और बात करना चाहूँगा। इन्होंने कहा ली कौन ने कि $millions of एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स आपने 4 हफ्ते में बर्बाद कर दी। साहब, ये वक्त है कि तमाम दुनिया पाकिस्तान की तरफ एक नई उम्मीद से देख रही है। आपके पास अरब वर्ल्ड से लीडर्स आ रहे हैं, आपके पास वेस्ट से लीडर्स आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे पाकिस्तान की लीडरशिप से मिलना है। जब ये सब यहाँ आ रहे हैं तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस 130% एफिशिएंसी पे नहीं चल रहे तो वो उम्मीद तोड़ देंगे। ये वो मौका है जब एक बार फिर दुनिया पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रही है। जबकि वो नई नज़र से देख रही है, हर वो शख्स जो पुराना मैल दिखा रहा है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। एक छोटा सा वक्त लीजिए। ली कुआन यू ने जिस तरह सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स को झटका दिया, 65 मिनट में वो समझ गए। मुझे खुशी है इमरान खान साहब भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इन तमाम तारीख़ की मिसालों को सामने रखिए। पाकिस्तानियों को बार बार ये समझाएं कि वो जो भी शख्स इस वक्त नए पाकिस्तान के रास्ते में हायल होगा उसको सख्ती के साथ हटा दिया जाएगा। मानता हूँ माजी के लीडर्स करप्ट हैं, मानता हूँ उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन वो गुजर गया है वक्त। हमें मुस्तकबिल पर नज़र रखनी है। और असद उमर साहब के लिए भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि गो के मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पे मुझे लगता है कि असद उमर साहब भी अब संभल गए हैं और वो सही सिमत में आ गए। जो वीडियो भी दिखाई मैंने आपको उनकी PIA वाली, जो कहते खुदा के वास्ते, मसला ये है कि असद उमर साहब एक नहायत पढ़े लिखे, अच्छे घर के, तहजीब याफ्ता, समझदार किस्म के शख्स हैं। उनसे सख्त अल्फाज में भी अगर वो बात करेंगे तो आप भाई करके करते हैं। असद उमर साहब, आपके ऊपर भी इस नए पाकिस्तान का बोझ उतना ही है जितना इमरान खान के ऊपर है। आप बहुत अहम मिनिस्ट्री के ऊपर हैं। आप प्लीज़ ये शराफत छोड़ें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो गैर शरीफ हैं, वो भी शरीफ हैं, लेकिन अगर इस वक्त कोई भी शख्स 130-40% पे डिलीवर नहीं कर रहा, वो आपके काम में जो आप एक ना जाने कौन सा गैबी फरीज़ा लेके आप आएँ कि पाकिस्तान का नसीब किस्मत बदलने की ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है, इन लोगों को अपने रास्ते से हटा दें। कल आपने ECC की मीटिंग में जो पाकिस्तान स्टील मिल्स को रीवैम्प करने के लिए जो लोग सेक्रेटरी हज़रात आपको ब्रीफिंग देने आए थे, मुझे इत्तला मिली है कि आपने उनको कह दिया कि आपकी तैयारी पूरी, जाइए तैयारी करके आइए। वेरी गुड असद साहब, लेकिन मेरी दरख्वास्त है उनको ऐसे ना कहें, उनके जाइए और सारी रात काम करें और सुबह 8 बजे दोबारा तैयारी। उनको लंबा टाइम मत दें और उसके बाद जो अगली सुबह 8 बजे तैयारी करके आपके पास ना लेके आए, उनको ली कौन यू की 2 मिनट की वीडियो दिखाइए, आप भी देखिए और उनको खुदाफिज कीजिए, उनको रास्ते से हटाएं। उनको पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते से हर उस शख्स को हटा दें जो आपके मिशन में हायल होता है। और हायल करने के 2 तरीके, एक तो ये कि रास्ते में खड़े होना, दूसरा ये काम ना करना। एक गाड़ी 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बैठा है, पीछे आप उसके मिनिस्टर्स हैं। अगर एक शख्स, एक पहिया उसका 20 मील फी घंटे की रफ्तार चल रहा है,
काम कैसे चलेगा? मैक्सिमम स्पीड, फुल स्पीड, जो रास्ते में आए उसको हटा दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तो इजाज़त।